हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर पे हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो रहने वाली है सम सिंपल्स रिएक्शन ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। आज आपने क्या देखना है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए कुछ सिंपल्स रिएक्शन है। मतलब पर्टिकुलरली आपके सिलेबस पे 4 रिएक्शन है। देखिए आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो बट आपके सिलेबस पे 4 ही रिएक्शंस दी हुई है, वो 4 ही आपके क्वेश्चन पेपर में पूछी जाएंगे। इसके अलावा देखो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ रिएक्शन तो शो करेगा, बट पर्टिकुलरली आपके सिलेबस पे 4 रिएक्शंस दी हुई है और वो चारों रिएक्शंस के बारे में हम आज के लेक्चर पे तो एक ही के बारे में बात करेंगे। बाकी के लेक्चर पे हम लोग चारों रिएक्शंस कवर करेंगे। बट मैं ये चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आपके सिलेबस पे टॉपिक दिया है तो उसके अंदर आपको पर्टिकुलरली सिर्फ 4 रिएक्शंस की बात करनी है। और वो रिएक्शंस क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी एटॉमिक इन्वर्जन, दूसरी है आपकी बैरी स्यूडो रोटेशन, तीसरी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, तो ये 4 रिएक्शंस को आपने कवर करना है अगर आपसे पूछा जाता है सम सिंपल रिएक्शन ऑफ अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। ओके, तो आज के लेक्चर पे हम पर्टिकुलरली किस पे बात करने वाले हैं, एटॉमिक इन्वर्जन पे। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है चारों की चारों। मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करूंगी, प्रॉपर चीजों को एक्सप्लेन करूंगी, बट आपने क्या करना है, चीजों को थोड़ी देर तक चीजों को ध्यान से सुनना है, चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए होता क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है, मैं आपको बोलती हूँ नाम ही आपको सब कुछ बता देता है। ठीक है, जैसे इसका नाम बोला है एटॉमिक इन्वर्जन। एटॉमिक इन्वर्जन मतलब कि आपके जो ग्रुप में एटम्स, आपके जो मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उनका इन्वर्जन होना। तो कोई भी रिएक्शन अगर वहां कुछ इस टाइप का फिनोमिना आपको देखा जा रहा है कि आपके मॉलिक्यूल में जो एटम्स है वो इन्वर्स हो जा रहे हैं, अब उलट जा रहे हैं, समझ में आना। इन्वर्जन मतलब कि उल्टा हो जाना, जैसा पहले था उसका उल्टा हो जाना। तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलेंगे कि ये रिएक्शन, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल या फिर ये रिएक्शन आपकी क्या है, एटॉमिक इन्वर्जन शो कर रही है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं एटॉमिक इन्वर्जन। इतनी चीज समझ में आई। तो वही चीज है, बट अब देखो, अब मैं आपको पर्टिकुलरली क्या बता रही हूँ कि आपको किसी कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल में ये रिएक्शंस देखनी है। ओके, तो इसका एग्जांपल जो आपका एटॉमिक इन्वर्जन का जो आपकी जो रिएक्शन दी है, पर्टिकुलरली एक कोवेलेंट कंपाउंड है जिसमें जनरली देखी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखी जाती है, वो है आपका अमोनिया मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का नाम क्या है, अमोनिया। ओके, अब देखो मैं पर्टिकुलरली अमोनिया की बात क्यों कर रही हूँ, इसके रिलेटेड देखो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया मतलब NH3। ओके, यानी कि ये नाइट्रोजन का एक हाइड्राइड है। ओके, तो नाइट्रोजन की फैमिली में दूसरे मेंबर भी तो है, नाइट्रोजन के नीचे क्या होता है, फॉस्फोरस, ये भी तो नाइट्रोजन की फैमिली में आता है। तो अगर मैं फॉस्फोरस का क्या बना दूं, हाइड्राइड बना दूं, तो ये बन गया फॉस्फीन। ओके, लेकिन मैंने क्या बोला, ये रिएक्शन एटॉमिक इन्वर्जन जो रिएक्शन है ये पर्टिकुलरली आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया, इसके रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। इसके कंपाउंड देखो, नाइट्रोजन की दूसरी फैमिली के मेंबर्स की भी अगर आप हाइड्राइड बना दो, जैसे मैंने फॉस्फोरस का हाइड्राइड बना दी जिससे हम बोलते हैं फॉस्फिन। ओके, तो फॉस्फिन जो है वो ये रिएक्शन जनरली शो नहीं करता। इसका रीजन क्या है, तो आज के लेक्चर पे हम सारी चीजें कवर करेंगे, आप बस ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आए ना कि एटॉमिक इन्वर्जन क्या होता है, समझ में आया। एटॉमिक इन्वर्जन मतलब आपका कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स दिए हैं उनका इन्वर्ट हो जाना, उनका इन्वर्जन हो जाना, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एटॉमिक इन्वर्जन। और ये जो सिंपलेस्ट रिएक्शन, एक टाइप की बहुत सिंपल रिएक्शन ही तो हुई, आपका क्या है, मॉलिक्यूल का उल्टा हो जाना, ना आपने कुछ ऐड करना है, ना कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, ना किसी को रिएक्ट कराना, आपने बस चीजों को इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सिंपल रिएक्शन हुई। तो ये बोल रहे द सिंपलेस्ट रिएक्शन जो है वो जनरली सीन की जाती है, ऑब्जर्व की जाती है एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिसे आप बोलते हैं अमोनिया। अब आप अमोनिया तो समझ रहे, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो हमने अमोनिया बोला, ठीक है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल में जनरली आपको ये रिएक्शन ऑब्जर्व होगी। ओके, अब ये रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर को वही लिखा है, दिस कैन अंडरगोज अ सिंपल इन्वर्जन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्राइड होता है नाइट्रोजन का, यानी कि NH3। ओके, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होता है और आपको पता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, मैंने यहाँ भी दोनों साइड लगा दी हाइड्रोजन। एक आपका देखो प्लेन में तो प्रेजेंट नहीं होगा, 3D में प्रेजेंट होगा। एक आपका सिंपल लाइन से ड्रॉ है, एक वेज से, एक डैश से, और ऊपर हो गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपने क्या किया, इस नाइट्रोजन में जो हाइड्राइड थे, इस ये पूरा मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल में एटम क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला, एटम्स का इन्वर्जन होना है। तो देखो अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या है, इन्वर्जन बहुत इजीली हो जाता है। तो यहाँ अगर आपका एटॉमिक इन्वर्जन टाइप की
रिएक्शन हुई तो उस केस में क्या होगा, आपके ये मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए नाइट्रोजन तो सेंट्रल मेटल एटम है, इसे तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता, तो नाइट्रोजन एज इट इज रहेगा, लेकिन इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है ये इन्वर्ट हो गए। ये सारे ग्रुप जो नीचे लगे थे अब कहाँ लगे गए, ऊपर लग गए, और लोन पेयर जो आपका ऊपर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, नीचे। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, एटॉमिक इन्वर्जन। चीजें क्लियर है? अब वही चीज बोल रहा है, द सिंपल इन्वर्जन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम दैट इज प्रेजेंट इन अ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो वही है कि वो सारे हाइड्रोजन एटम जो नाइट्रोजन में प्रेजेंट है इन अमोनिया मॉलिक्यूल, वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं एटॉमिक इन्वर्जन। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये किसके जैसे होगा, देखो अगर आप अपनी अम्ब्रेला देखते होंगे विंटर पे, मतलब जब लोग सर्दियों पे क्या है बहुत हवा चलती है तो आपकी छाता क्या होती है, उल्टी हो जाती है। आपने तो हैंडल पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, छाता जब नीचे की ओर बेंट थी, अब वो क्या हो जाएगी, आपका हैंडल यही है, लेकिन हवा की वजह से क्या होगा, ये छाता कुछ ऐसी हो जाती है। तो वही चीज है, आपका जो मॉलिक्यूल है सेंट्रल मेटल एटम तो क्या है, एज इट इज है, आपका ये हैंडल जो है वो एज इट इज है, ओके। लेकिन आपकी जो ये छाता है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो एटम है, ये इन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन होती है एटॉमिक इन्वर्जन, ओके। अब देखो एक और चीज है समझने वाली बात ये है कि ये जो एटॉमिक इन्वर्जन जो रिएक्शन होती है ना, वो देखो एक मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कन्वर्ट होने में एनर्जी कम लग रही है, ओके। तो देखो रीजन वही है कि मैंने आपको क्या बोला कि एक चीज तो ये बोला कि नाइट्रोजन का ही अगर मैं कोई दूसरी नाइट्रोजन फैमिली का एक दूसरा मेंबर ले लूं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ओके। अब देखो दोनों तो एक ही फैमिली के मेंबर है और इनकी सारी कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ एक ही होंगी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ एक ही जैसी होंगी, अप्रॉक्स ओके, मतलब कि मिलते जुलते हैं, ओके। लेकिन अगर मैं इसका हाइड्राइड लूं, इसका हाइड्राइड दूं, ये तो एटॉमिक इन्वर्जन शो कर रहा है, ये नहीं शो कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है, पहला रीजन तो यही है कि अमोनिया में अगर आप एटॉमिक इन्वर्जन शो करना चाहेंगे तो इस केस में जो आपका एनर्जी बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन, एनर्जी बैरियर क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में जो आपको एनर्जी लग रही है। देखो अब आप एक जगह खड़े हैं, ठीक है, सपोज आप अपने बेडरूम पे है, ओके। आप लोग अपने मम्मी पापा के बेडरूम में जाना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी लगी कि आप चले, तो आपने कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्व की। तो वही है, आपको क्या मॉलिक्यूल को भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए, ओके। अब यहाँ पर अगर आप अमोनिया के केस में एटॉमिक इन्वर्जन देखेंगे ना, उस केस में जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी बैरियर भी बोल सकते हैं, जिसे आप एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन करने में एनर्जी लग रही है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसे क्या बोलेंगे, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन, यानी कि एनर्जी मतलब इन्वर्जन कराने में जो आपको एनर्जी लग रही है उसे आप क्या बोलेंगे, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन, ओके। तो बोल रहा है कि एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन अगर आप अमोनिया के केस पर देखेंगे तो ये काफी लो होता है, यानी कि बहुत कम एनर्जी की आपको नीड होगी कि आप एक अमोनिया मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत कम एनर्जी की नीड होगी, जो कि कितनी होती है, -40 के जूल पर मोल, सिंपल मोल, ओके। तो इतनी अमाउंट की इसे एनर्जी चाहिए, वो भी माइनस में, यानी कि खुद सोच लीजिए अगर इस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के मतलब अपने आप को इन्वर्ट करने में इतनी कम एनर्जी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये इन्वर्ट होना चाहेगा। समझ में आ रहा, हमको कोई चीज खरीदनी है, अगर वो सस्ती है, बहुत कम रेट की है, तो हम उसे खरीद लेते हैं बहुत सिंपली, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ी सी भी वो कॉस्टली है तो हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। तो वही चीज है यहाँ पर को कि आपका मॉलिक्यूल जो है उसे कन्वर्ट होने में बिल्कुल एनर्जी नहीं चाहिए, कुछ एनर्जी लगी नहीं रही, इतनी कम टाइप की एनर्जी इसको चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है इसे इन्वर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको इन्वर्ट कराने में इसको बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ गई, ये सोच रहा है मैं अपने आप को इन्वर्ट कर दूं, बदल दूं, मतलब अपने आप में इन्वर्जन ला लूं, लेकिन इन्वर्जन करने के लिए इसे क्या करनी होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी फूकनी होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी का वेस्ट करना होगा। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेनी होगी, तो उस केस में क्या है, इसको इन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी। ये बोलेगा चलो मैं ऐसा ही ठीक है, मुझे इन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी होता है कि अमोनिया के केस में अगर आप देखोगे एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन ये काफी लो होता है, बहुत कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई इन्वर्जन क्या है, बहुत सिंपली हो जाता है, बहुत इजीली हो जाता है, ओके। लेकिन अगर आप अमोनिया इस किसके केस में, फॉस्फीन के केस में देखेंगे, नाइट्रोजन का दूसरा मेंबर है फॉस्फोरस, उसका हाइड्राइड बना के यहाँ पर को मैं नाइट्रोजन के बदले फॉस्फोरस लगा दूं, तो यहाँ पर को आपको क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी कि आपको क्या अपना फॉस्फीन मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कराना है। तो अगर इसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो ये बोलेगा मुझे क्यों करना है इन्वर्ट, में ऐसा ही ठीक हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्वर्जन नहीं हो पाता, इसका रीजन ये है, अभी मैं आपको पूरा थ्योरी के फॉर्म में दिखाऊंगी, बट अभी ये आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतनी चीज क्लियर है? तो वही चीज है, ठीक है, ये दो चीज आप समझ गए, एटॉमिक इन्वर्जन और एनर्जी बैरियर का कॉन्सेप्ट, ओके। अब एक और चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्टिकली आइसोमर कैन नॉट बी सेपरेट आउट बिकॉज ऑफ द रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस फास्टर देन द रेजोल्यूशन कैन बी अफेक्टेड, ओके। यानी कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि सपोज देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो मैंने नाइट्रोजन का कंपाउंड लिया, लेकिन मैंने बोला नाइट्रोजन का हाइड्राइड, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगाए वो कौन से थे, हाइड्रोजन था।
तो ये बन गया नाइट्रोजन का हाइड्राइड, जिसे आपने बोला अमोनिया। ओके, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने भी आपको अभी भी क्या बोला, एक नाइट्रोजन बोला, और नाइट्रोजन का मैंने कोवेलेंट कंपाउंड तो बनाना है, अमोनिया भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मैंने नाइट्रोजन का एक दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड बनानी है, जिसमें मैंने क्या किया, नाइट्रोजन के 4 एटम, यहाँ नाइट्रोजन के सराउंडिंग में क्या है, 4 ग्रुप लगा दिए, और इन चारों ग्रुप में अलग अलग, देखो 4 बॉन्ड लगाए हैं नाइट्रोजन के सराउंडिंग में, लेकिन चारों साइड में मैंने अलग अलग ग्रुप लगाए, सपोज यहाँ ए, सपोज यहाँ बी, यहाँ सी एंड यहाँ डी। ओके, तो उस केस में अब आप देखो ये नाइट्रोजन क्या है, कुछ कायरल बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप ना केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मतलब जनरली हमें कुछ कार्बन के मॉलिक्यूल ही दिखाए जाते हैं, जो कि 4 क्या अलग अलग ग्रुप से अटैच है, और हम बोलते हैं कि कायरल, कार्बन आपका कायरल है। ओके, लेकिन कायरल के साथ साथ आपके दूसरे कंपाउंड, दूसरे एटम जैसे नाइट्रोजन हो गया, ये भी आपके कायरल बिहेवियर शो करता है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर बताना चाह रही हूँ कि नाइट्रोजन ने क्या है, अलग अलग 4 एटम के साथ बॉन्डिंग बनाई है। इट मींस यहाँ पर को नाइट्रोजन आपका क्या है, कायरल बिहेवियर शो करेगा। अब ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अब देखो आपका ये कंपाउंड कायरल है, ये चीज तो आपको पता चल गया, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड आपका कायरल है, इट मींस ये आपका क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अभी सुनिएगा, मैं आपको जो चीजें बता रही हूँ ना, वही चीज आपको थ्योरी पे मिलेगी, तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, देन हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सिंपली समझ में आएगा, और रिविजन में भी मजा आएगा। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि आपका कंपाउंड कोई भी क्या होता है, कायरल होता है, तो आपको मालूम है आपका कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये चीज तो आपको नोन है। ओके, और कोई भी कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका मतलब वो रैस्मिक मिक्सचर शो करेगा, यानी कि इस कंपाउंड में एक प्लस, यानी कि आप बोल सकते हैं डी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, एक माइनस यानी कि एल टाइप का कॉन्फ़िगरेशन भी होगा, ये चीज आपको पता है। तो देखो अगर मैंने क्या है, कोई नाइट्रोजन का ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें मैंने 4 अलग अलग ग्रुप लगाए, तो इस कंपाउंड का अगर मैं डी फॉर्म निकालना चाहूँ या फिर एल फॉर्म निकालना चाहूँ, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं इसके आइसोमर जो है उनको सेपरेट आउट करूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स पोजीशन में बैठ ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इन्वर्ट होते जाएगा। मतलब अभी यहाँ देखो, जैसे यहाँ इन्वर्जन हुआ ना, वैसे इस मॉलिक्यूल में भी तो इन्वर्जन हो सकता है। ये अपने मॉलिक्यूल्स को, अपने ग्रुप्स को क्या करेगा, इन्वर्ट करते रहेगा, उल्टा उलटते रहेगा, उलटते रहेगा। ओके, तो ये फिनोमिना यहाँ होने के कारण आप इस टाइप के मॉलिक्यूल, जिसमें आपको कायरलिटी तो मिल रही है, कायरलिटी है तो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, तो इसमें क्या होगा, 2 अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होंगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। ओके, तो वो फॉर्म्स को, वो आइसोमर, ये भी तो आइसोमर होगा, एक डी आइसोमर होगा, एक एल आइसोमर होगा, तो इन दोनों आइसोमर को सेपरेट आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वही चीज बोल रहा है कि देखो यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं एक बार, इसको मैं पूरा इरेज कर लेती हूँ, ठीक है, एक बार सुनेगा। हाँ, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है, यहां से पढ़ते हैं, ये बोल रहा है इन दिस केस द एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन इज लो, यानी कि इस पे क्या है, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन क्या है, बहुत लो है। इसका मतलब क्या होगा, लो एनर्जी बैरियर टू इन्वर्जन, तो इसमें तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो इसको पढ़ते हैं, तो ये बोल रहा है इन दिस केस, ऐसे केस जिसमें क्या है, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन का जो एनर्जी बैरियर है वो अगर आपका काफी लो है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्जन तो बहुत इजीली हो ही जाएगा। लेकिन अगर उस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर प्रेजेंट है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर यानी कि आपके क्या होंगे, दोनों डी फॉर्म और एल फॉर्म, यानी कि डेक्स्ट्रो फॉर्म और लिवो फॉर्म जो आपके प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, कैन नॉट बी सेपरेट आउट, बिकॉज द रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस फास्टर देन द रिजोल्यूशन कैन बी अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि इस केस में इन्वर्जन इतनी जल्दी होता है कि आपके मॉलिक्यूल को आप डिटेक्ट करना कि वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है और कौन सा उसका डी कन्फर्मेशन है, कौन सा उसका एल कन्फर्मेशन है, इसको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, अगर इन्वर्जन ऑफ, देखो अगर किसी सिंपली 3 बार समझ में आए कि इन्वर्जन क्या होता है, आप समझ गए। इन्वर्जन कब जल्दी होगा, जब आपका क्या होगा, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू क्या होगी, काफी लो होगी। ओके, अगर आपके एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू लो है और आपका कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, यानी कि 2 टाइप के फॉर्म शो कर सकता है, डेक्स्ट्रो और लिवो फॉर्म, तो उस केस में आप दोनों फॉर्म को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इन्वर्जन इतने फास्टली प्रोसीड हो रहा है कि दोनों फॉर्म को सेपरेट आउट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई? तो यही सारी चीजें आज के लेक्चर पे आपने पढ़नी है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाती हूँ, तो आप यहाँ पर को देखो कि मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर को पहले इसमें लिखना हुआ देख लेते हैं, क्या लिखा है। ये बोल रहा है जनरली इन अमोनिया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज इजीली अब्सॉर्ब एट अ रूम टेम्परेचर। अगर आप अमोनिया के केस
केस पे बात करेंगे, क्योंकि अमोनिया की मैकेनिज्म देख रहे हैं, अमोनिया की रिएक्शन देखिए, तो अमोनिया के बारे में हमने बात करनी है। तो ये बोल रहा है अगर अमोनिया के केस पे आप देखेंगे, जो आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाती है। पहला रीजन क्या है, एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन लो है, और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप कोई भी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन प्रोसीड कराना चाहेंगे, तो रूम टेम्परेचर में ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे ना इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन उतनी जल्दी प्रोसीड होगी। यानी कि ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे ही प्रोसीड होती है। ओके, लेकिन और अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, थोड़ा सा भी लो कर दिया, और वी कैन से दैट एट रूम टेम्परेचर अमोनिया हैव अ लो एनर्जी बैरियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रूम टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अमोनिया में क्या है, एनर्जी बैरियर की जो इन्वर्जन ऑफ एनर्जी बैरियर, मतलब कि इन्वर्जन कराने के लिए जो एनर्जी बैरियर है उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाती है। ओके, लेकिन अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कराने लग जाएंगे, धीरे धीरे आपको ये रिएक्शन करानी है, लेकिन आप रिएक्शन कराने के टाइम पे टेम्परेचर को थोड़े थोड़े क्या है, धीरे धीरे कम कराते रह रहे हैं। ओके, तो कम कराते रहेंगे, जैसे आप टेम्परेचर को कम कराएंगे, आपका इन्वर्जन कराना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इन्वर्जन कराना डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। यानी कि सब चीजें तो कोरिलेट कर रही है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इन्वर्जन, जो आपकी एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन है, इसकी वैल्यू क्या है, घटने लगी। जितनी कम होगी तो इन्वर्जन उतना फास्ट होगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया, तो आपकी एनर्जी बैरियर ऑफ इन्वर्जन की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होने लगेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो इन्वर्जन उतना ज्यादा प्रिवेंट होगा। इतनी चीज समझ में आई, यही चीज एक्सप्लेन की है। अब आगे क्या है, इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन की है। तो मैकेनिज्म में क्या है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ हाइड्रोजन, एक साइड हाइड्रोजन लगाया, ये अमोनिया का है। आप देखो, मैं इसको इरेज ही कर देती हूँ। ठीक है, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। देखिए, यहाँ सारी साइड पे आप हाइड्रोजन लगा लीजिए। क्यों, क्योंकि हम अमोनिया की रिस्पेक्ट पे हमने इन्वर्जन रिएक्शन दिखाई थी, तो मैकेनिज्म भी तो हम उसी के रिस्पेक्ट पे दिखाएंगे, वरना गलत हो जाएंगी चीजें। तो देखो, ये है आपका अमोनिया। ओके, तो इनिशियली अमोनिया इस फॉर्म में, तो आप जब इसका इन्वर्जन कराएंगे, तो इन्वर्जन कराने में अभी यहाँ देखो, यहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री, यहाँ पर तो आपकी ये नॉर्मल होगी। आपकी अमोनिया में कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। ओके, लेकिन यहां भी आपका इन्वर्ट होके जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो भी आपका क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ओके, तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन इनके बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्टेट बोला या फिर आप ट्रांजिशन स्टेट बोले, क्योंकि यहाँ इन्वर्जन हो रहा है, तो इन्वर्जन डायरेक्ट तो नहीं होगा ना, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। वो स्टेट पे देखो, अमोनिया आपको कुछ ऐसा अपेयर होगा। देखो यहाँ पर को क्या है, कुछ ऐसी स्टेट है, यानी कि यहाँ पर को आपका अमोनिया क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा। ओके, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट, ये जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, इस पर आपका अमोनिया टेट्राहेड्रल से कन्वर्ट होके कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो आप देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, यहां से अगर मैं इसे, वेट कीजिएगा, यहां से अगर मैं इसे कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो ये आपकी ज्योमेट्री कैसे बन जाएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगी। ओके, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो क्या होगा, पहले आपका मॉलिक्यूल जो इनिशियली टेट्राहेड्रल पे था, वो आपका प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल पे देगा, क्योंकि ज्योमेट्री का ही तो इन्वर्जन हुआ है। लेकिन इन्वर्जन होने के साथ साथ बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट जनरेट होगी, जिसपे आपका मॉलिक्यूल जो है वो टेट्राहेड्रल से शिफ्ट होकर कौन सी ज्योमेट्री गेन करेगा, वो करेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देन अगेन यहाँ से शिफ्टिंग होगी, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में? ओके, तो देखो अब आगे बढ़ते, सॉरी 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 सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैंने आपको क्या बोला, अभी जो ऊपर एक्सप्लेन किया वैसी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, देखो यहाँ पे आप देखेंगे, ये है अमोनिया, ये है फॉस्फिन, दोनों क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। लेकिन मैंने दोनों का हाइड्राइड बना लिया, जिससे इसे तो मैंने बोला अमोनिया, और इसे मैंने बोला फॉस्फिन। ओके, अब एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि अमोनिया के केस पे आप इन्वर्जन रिएक्शन देखेंगे तो ये पॉसिबल है, अमोनिया के केस में इन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन फॉस्फिन के केस में इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन भी बताया। रीजन क्या बोला कि अमोनिया के केस पे जो आपकी एनर्जी बैरियर होती है, उसकी वैल्यू काफी लो होती है, जिसकी वजह से आपका सिंपली इन्वर्जन प्रोसीड करा लेता है। लेकिन फॉस्फोरस के केस में, यानी कि फॉस्फिन के केस पे एनर्जी बैरियर की वैल्यू काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है, आपका इन्वर्जन कराने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि दोनों तो आपकी एक ही फैमिली के मेंबर है, दोनों की सारी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्या होंगी, सेम होगी, तो यहाँ इतना डिफरेंस कैसे आ जा रहा है, इसकी वैल्यू आपकी नेगेटिव में है, इसकी पॉजिटिव के साथ साथ ज्यादा वैल्यू भी है कैरियो में, तो ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो इसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो इसका रीजन क्या है ना, देखो मैंने अभी आपको क्या बोला, इन्वर्जन तो डायरेक्टली होता नहीं है। आपका मॉलिक्यूल क्या था, आपका इनिशियली आपका मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में रहता है,
फाइनली भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ही मिलता है, लेकिन बीच में आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी होती है जिसे आप बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनानी होती है। ओके, इट मींस आपके दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा, जब आपका सपोज आप अमोनिया का इन्वर्जन करा रहे हैं और एक साइड फॉस्फीन का करा रहे हैं, ओके, तो अमोनिया भी क्या होगा, पहले एक ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा, यानी कि अपनी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा एंड देन लास्ट में टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली फॉस्फीन भी क्या करेगा, जो इनिशियली टेट्राहेड्रल फॉर्म में, बीच में क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाएगा एंड देन लास्ट में जाके दोबारा टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट होगा। ओके, तो दोनों तो सेम फिनोमेना फॉलो कर रहा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी का, इसमें कम एनर्जी क्यों लग रही है और इसमें ज्यादा एनर्जी क्यों लग रही है, इसका रीजन क्या है वो मैं बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर आप अमोनिया में बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता है अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना है, हमने पढ़ा था पहले, ये होता है 107 डिग्री। ओके, लेकिन फॉस्फीन के केस में अगर आपको बॉन्ड एंगल निकालना है तो इसका बॉन्ड एंगल अलग होता है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज आपको बता दूं कि सारे कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना भी नहीं लगता, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन भी तो एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है ना, और आपको पता है सारे कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगते, एक ही फॉर्मूला आप हर जगह नहीं लगा सकते, तो वही चीज केमिस्ट्री में भी आती है कि एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं लगता। ओके, तो फॉस्फीन एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर आपका हाइब्रिडाइजेशन नहीं लगता, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद दूसरा फॉर्मूला है जैसे मैथ्स में, तो वैसे केमिस्ट्री में एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं ड्रैगो रूल। ओके, तो ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग आप फॉस्फोरस का क्या निकालते हैं, बॉन्ड एंगल निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से नहीं निकलता। ओके, तो फॉस्फीन का अगर आप बॉन्ड एंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रैगो रूल, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 70 डिग्री का, सॉरी 90 डिग्री का। ओके, तो गलती होगी, ये है आपका 90 डिग्री का। ओके, अब देखो ये 90 डिग्री, ये है 107। ओके, अब देखो, अब आपने इन कंपाउंड को कन्वर्ट करना है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। अगर आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का यहाँ पर को बॉन्ड एंगल निकालेंगे ना, तो आपको इसका बॉन्ड एंगल मिलेगा 120 डिग्री और इसका भी मिलेगा आपको 120 डिग्री। ओके, तो ये दोनों का बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 120 120। ओके, अब आप खुद ही सोचिए कि 170 बॉन्ड एंगल वाले कंपाउंड को 120 में कन्वर्ट करने में कितनी कम एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि 107 और 120 में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो। तो 107 बॉन्ड एंगल वाले कंपाउंड को 120 में कन्वर्ट करने में तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। ओके, लेकिन यहाँ देखिए 90 डिग्री और 120 में कितना ज्यादा डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस आ जा रहा है। ठीक है, तो सोचिए कि यहाँ पर को आपको कोई कंपाउंड जिसका बॉन्ड एंगल 90 है उसे 120 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो रीजन यही है, अगर इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, देखो 107 और 90 में कितना ज्यादा डिफरेंस है, अगर 100 भी होता तो ऑलमोस्ट क्या बोल सकते थे कि कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इन दोनों के कंपाउंड में, दोनों में बॉन्ड एंगल का कितना डिफरेंस है, इसका 107 है, इसका 90 है। तो सोचिए कि इसको कन्वर्ट होने में तो कम एनर्जी लग जाएगी, लेकिन इसको कन्वर्ट होने में 120 में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो यही रीजन है कि आपका अमोनिया जो है ये लो बैरियर एनर्जी को शो करता है और ये आपका हाई बैरियर एनर्जी। तो अगर इसमें लो एनर्जी बैरियर है तो इसका मतलब यहाँ इन्वर्जन होगा और यहाँ नहीं होगा। समझ में आया रीजन? तो वही रीजन मैंने यहाँ लिखा हुआ है नोट डाल के, इसमें लिखा है द बॉन्ड एंगल ऑफ ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर आप अमोनिया के केस में देखेंगे तो 107 का मिलेगा और इसको आपने कन्वर्ट कितने में करना है, 120। तो ये तो सिंपल सी बात है कि 107 को आप सिंपली 120 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई इन्वर्जन क्या हो सकता है, पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है, जो इन्वर्जन प्रोसेस होती है, वो कम अमाउंट की एनर्जी को रिक्वायर्ड करती है। ओके, लेकिन सिमिलरली मैं आपका फॉस्फीन कंपाउंड लूं तो आपको पता चलेगा फॉस्फीन कंपाउंड में जो इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, तो आप 90 डिग्री को 120 में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात, तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अगर हाई अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी है तो इस केस में इन्वर्जन कितना डिफिकल्ट हो सकता है। चीजें समझ में आए? तो वो चीज होगी, ये समझ में आए। अब हम आगे को प्रोसीड करते हैं। अब आगे देखो, अब लिखा है इन्वर्जन अदर देन अमोनिया, अगर आपको अमोनिया के अलावा कोई दूसरा कंपाउंड दिया तो क्या उसमें इन्वर्जन पॉसिबल है। तो ये बोल रहा है कि जनरली अगर आपके कंपाउंड में कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में तो आपका क्या है, इन्वर्जन कराना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इन्वर्जन कराना है तो अपने अपने एटम्स को, आपके जो कंपाउंड, आपका जो मॉलिक्यूल है उस पर जो एटम्स है उनको शिफ्ट करना है, उनको डिलोकलाइज कराना है। ओके, अगर ये ग्रुप क्या है, मोटे तगड़े से, मोटे भैंस जैसे ग्रुप होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये हिलडुल कहाँ से पाएंगे, हिलडुल भी पाएंगे तो इन दोनों को
इनको फिट होना, यानी कि एक प्रॉपर इसमें देखो जिस जिस बोल सकते हैं जिस रेट से ये एटम, ये जो आपका एटम है ये शिफ्ट होगा ऊपर की ओर, उसी रेट से तो ये भी होगा, उसी रेट से ये भी होगा। ओके, तो सपोज यहाँ पर अभी छोटे छोटे से ग्रुप है, ये तो आपके हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन, तो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इनको शिफ्ट कराना तो सिंपल सी बात है, पकड़ा उठाया रख दिया। ओके, लेकिन बल्कि ग्रुप होंगे तो आप खुद ही सोचिए इनमें इन्वर्जन कराना कितना डिफिकल्ट होगा, कहाँ से घुमाओगे इनको, इतने सारे बल्कि ग्रुप है। और अगर आपने इन्वर्ट करा भी दिए तो फिर भी क्या वहां ये फिट है, क्या वहां पर कोई स्टेबल है, ये सारी चीजें देखनी पड़ जाती है। जिस वजह से ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर आपके कंपाउंड में कोई बल्कि ग्रुप है, कोई हैवी ग्रुप है, तो उस केस में आपका इन्वर्जन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। देखो आप यहाँ अमोनिया का एक केस ले लो, मतलब अमोनिया तो अब ये ना रहा, अमोनिया के बदले क्या आपका क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन हुए, और यहाँ पर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन के बदले क्या कर दी, बल्कि ग्रुप, यहाँ बेंजीन लगा दी, यहाँ CH2 CH3 लगा दिया, यहाँ पर को 3 मिथाइल की रिंग लगा दी, यहाँ 2 लगा दी, ठीक है। तो सोचो अब यहाँ बल्कि ग्रुप आ गया, अब क्या यहाँ पर कोई शिफ्टिंग होगी, नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। चाहे आप अमोनिया का केस लीजिए, मतलब अमोनिया जैसे कंपाउंड का केस लीजिए, चाहे आप फॉस्फिन जैसे कंपाउंड का केस लीजिए, अगर बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, हैवी ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन्वर्जन प्रिवेंट हो ही जाएगा, स्टॉप हो ही जाएगा। चीजें क्लियर है। अब आगे देखो, अब देखो यहाँ वही थ्योरी लिखी है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर पे, मतलब फर्स्ट लेक्चर बोल दे रही हूँ, वही चीज लिखी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। कौन से मॉलिक्यूल, जिसके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था कि इन्वर्जन, ये देखिए ये मॉलिक्यूल जो मैंने आपको ये बताया था, ये मॉलिक्यूल। ओके, तो ये बोल रहा है कि बिकॉज दीज मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि आपने नाइट्रोजन का एक कंपाउंड लिया, उसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगाए, ठीक है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपाउंड आपके क्या होंगे, कायरल बिहेवियर शो करेंगे। अगर कायरल है इट मींस ये कंपाउंड आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है इट मींस इसमें एनेंटियोमर्स पेयर, मतलब कि एनेंटियोमर के पेयर प्रेजेंट है, डी कन्फर्मेशन एल कन्फर्मेशन प्रेजेंट है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, क्योंकि आपका अमोनिया जैसा कंपाउंड है, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें इन्वर्जन बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्जन जल्दी हो जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप अपने कंपाउंड के अंदर जो आपके एनेंटियोमर्स प्रेजेंट है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कर पाएंगे, वही सारी चीज यहाँ पर को लिखी हुई है। और ये लिखा हुआ है कि अमोनिया के केस पर आपका एनर्जी बैरियर की वैल्यू क्या होती है, काफी लो होती है, इसलिए आपका अमोनिया जो कंपाउंड है वो आपका क्या करता है, इन्वर्जन शो करा देता है, बहुत सिंपली। ओके, लेकिन आपका जो दूसरे कंपाउंड है, जैसे क्या बोल सकते हैं, मिथाइल प्रोपाइल फिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, फिथाइल प्रोपाइल फिनाइल फॉस्फिन, मतलब कि फॉस्फिन ग्रुप है जिसमें एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा है, एक में फिनाइल ग्रुप लगा है, एक में प्रोपाइल ग्रुप लगा है। ओके, तो इस केस में आप अगर एनर्जी बैरियर की वैल्यू देखेंगे तो ये कितनी आ रही है, देखिए 120 आ रही है, तो सोचिए वहां तो माइनस में थी, यहाँ 120 आ जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर को देखिए एनर्जी बैरियर कितनी ज्यादा है, तो एनर्जी बैरियर की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पर को क्या होगा, इन्वर्जन तो पॉसिबल है ही नहीं। और लिखा है कि दिस इज सफिशिएंट टू अलाउ द सेपरेशन ऑफ ए ऑप्टिकल आइसोमर, तो इस केस में क्या है, आप कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर को आइसोलेट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, 4 अलग अलग ग्रुप तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल में क्या है, एनर्जी बैरियर काफी लो है, तो एनर्जी बैरियर की वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी बैरियर की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल में इन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो आप उस कंपाउंड में कितने आइसोमर्स आपके प्रेजेंट है, डी कन्फर्मेशन एल कन्फर्मेशन, उसे आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज आपका यहाँ पर कुछ थ्योरी मटेरियल के फॉर्म में लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये आपके रिवीजन पर्पस में काम आएगा, ठीक है, समझ में। तो यही होती है आपकी एटमिक इन्वर्जन रिएक्शन, समझ में। तो पहली रिएक्शन आज हमने कवर कर ली जो थी आपकी एटमिक इन्वर्जन। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन कवर करेंगे जो होगी आपकी बैरी स्यूडो रोटेशन। बाकी सारी रिएक्शन, मतलब बाकी के ये रिएक्शन भी क्या, सारी की सारी बहुत सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो बहुत सिंपली समझ भी आ जाएंगी, थोड़ी देर चीजों को ध्यान से सुनना पड़ता है, चीजें खुद क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो होप समझ में आया होगा आपको लेक्चर, अगर समझ में आया तो प्लीज रिस्पॉन्स भी कीजिए, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स करना जरूरी है ताकि मैं वीडियोस और अपलोड करते रहूं, तो आपका रिस्पॉन्स कराना बहुत जरूरी है। तो अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल की जो आपकी दूसरी रिएक्शन है। तो अभी वीडियो को फिनिश करते हैं, बाय बाय। मॉम।